हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नेट जेआरएफ से रिलेटेड पेपर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो याद रखिएगा कि मैथिली का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों का विकास बहुत सारे भाषाओं को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सबसे पहला क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। और सौरसेनी अपभ्रंश की बोलियों में आता है खड़ी बोली, जिसे कौरवी बोलते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश में ही राजस्थानी और पहाड़ी और गुजराती भी आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी बोली जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, या ये सब भी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश में आती है। कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, ये भी किस में आती है? सौरसेनी अपभ्रंश में आती है। अब सेकंड देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में जो मतलब निकला है वो निकला है पूर्वी हिंदी। ठीक है, फिर है इसमें कौन कौन सी बोली आती है अर्धमागधी में? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी क्या है? अर्धमागधी है। फिर उसके बाद मागधी। मागधी मागधी से बिहारी। और फिर उसमें बोली कौन कौन सी है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर देखिए, मागधी में ही है बंगला, उड़िया और असमिया। पैसाची, पैसाची अपभ्रंश में आते हैं लहंदा और पंजाबी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाबी जो है वो पैसाची अपभ्रंश से निकला है। ठीक है, हम लोग काफी डिटेल में सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो एक क्वेश्चन के पूरे बैकग्राउंड का आपको आंसर पता हो। ठीक है, तभी आपके एग्जाम निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343। देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। उसके बाद देखिए लिखा है संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, याद रखिएगा ये 22 भाषा कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो याद रखिएगा, बघेली जो होती है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, बघेली। देखिए, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। एकदम इसको रट लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू पश्चिमी हिंदी की है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली ये सारी जो भाषाएं हैं ये पूर्वी हिंदी बोली की है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद भी कर सकते हैं, ये मैंने अभी ऊपर ही आपको पढ़ाया भी है। अब देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो याद रखिएगा कि मालवी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मालवी जो है वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ठीक है, जिसे कि दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी बोलते हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। याद रखिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और जबकि मालवी जो है राजस्थानी भाषा की उपबोली है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। ब्रजबुली बंगाल की एक उपबोली है, बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। फिर देखिए कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो याद रखिए कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की रचना है, सबसे पहले ये याद रखिए। फिर याद रखिए कि कीर्तिलता जो है वो कौन-सी भाषा की है बताइए? मैथिली भाषा की है, ठीक है? याद रखिएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली, ठीक है? ये अपभ्रंश यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कीर्तिलता, ये मैथिली की है। सॉरी पदावली जो है वो मैथिली की रचना है, कीर्तिलता जो है वो अपभ्रंश या अवहट की है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? देखिए विद्यापति की जो रचनाएं हैं एवं उनकी भाषा लिखे हुए हैं कि संस्कृत में विद्यापति की कौन सी रचना लिखी हुई है, अपभ्रंश में कौन सी रचना लिखी हुई है, मैथिली में कौन सी रचना लिखी हुई है। एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाए। देखिए सबसे पहले संस्कृत में याद रखिएगा विद्यापति की संस्कृत में लिखी गई रचनाओं में शैव सर्वस्य सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार है, लिखनावली है, गया पत्तलक वर्ण कृत्य है। फिर अपभ्रंश भाषा में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय गद्य का भाग संस्कृत में, पद्य का भाग मैथिली में है। और याद रखिए यदि ये क्वेश्चन आता है कि गोरक्ष विजय कौन सी विधा की रचना है, तो ये भी याद रखिएगा नाटक की। फिर देखिए आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अब्दुल रहमान। देखिए अब्दुल रहमान का संदेश राशक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी भी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझन और कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदवी है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो याद रखिए उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय था वो रामानंद को था, ठीक है? याद रखिएगा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आकाश धर्मा गुरु ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसे याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो याद रखिएगा ज्ञानश्रयी शाखा की रचना है। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनें थी। देखिए लिखा है सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। फिर देखिए लिखा है उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो ये है रूप गोस्वामी। फिर देखिए यहाँ पर ग्रंथ और ग्रंथाकार के नाम दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी जो क्वेश्चन में था। फिर है पूर्व मीमांसा भाष्य, इसके हैं वल्लभाचार्य, ठीक है? याद रखिएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूरा किया। फिर देखिए यहाँ पर ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है, ग्रंथाकार और भाषा है, ठीक है? सबसे पहले लिखा है चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष 1379। और भाषा कौन सा था चंदायन का? तो चंदायन की भाषा अवधी थी। फिर मृगावती कुतुबन की रचना है जो कि अवधी भाषा में है। मधुमालती मंझन की है जो कि अवधी भाषा में है। पद्मावत जायसी की है जो कि अवधी भाषा में है, ठीक है? ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवियों की
रचनाएँ हैं, याद रखिएगा। और ये प्रकाशन वर्ष याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्रम सजाने के लिए आएगा तो याद रखिएगा मधुमालती मंझन का जो मधुमालती है, वो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 1945 है। फिर देखिए हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा है सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 में चिंतामणि घोष के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और पुनः सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 में। इसके संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है। फिर बाद में 1903 में कौन बने थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सरस्वती जो थी कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। अगर ऑप्शन में दैनिक लिखा रहे या साप्ताहिक लिखा रहे तो वह गलत है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका जो है वो एक मासिक पत्रिका थी। फिर देखिए यहाँ पर पत्र पत्रिका, उसका प्रकाशन वर्ष, उसके संपादक और स्थान दिए हुए हैं, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है आनंद कादम्बिनी। ये 1881 में प्रकाशित हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, और ये मासिक पत्रिका था, मिर्जापुर से प्रकाशित होता था, ठीक है। आनंद कादम्बिनी, ठीक है। फिर है सुदर्शन। सुदर्शन वर्ष 1900 देवकी नंदन एवं माधव मासिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होता था। फिर है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप, और ये एक मासिक पत्रिका है, प्रयाग से क्या होता था? प्रकाशित होता था। फिर देखिए कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो याद रखिए कि कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो हैदराबाद से होता था। किससे होता था? हैदराबाद से। और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि कल्पना का प्रारंभ किसके संपादकत्व में हुआ था, तो याद रखिएगा आर्येंद्र शर्मा के। और याद रखिएगा यह एक द्विमासिक पत्रिका है कल्पना। और संस्थापक कौन थे इसके? बद्री प्रसाद विशाल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो याद रखिए माध्यम पत्रिका का संपादक है सत्य प्रकाश मिश्र, ठीक है, सत्य प्रकाश मिश्र। देखिए पत्रिका माध्यम, प्रकाशन वर्ष 1964, संपादक थे सत्य प्रकाश मिश्र, और स्थान कौन सा था? प्रयाग। और कौन सी? त्रैमासिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए नया ज्ञानोदय पत्रिका, प्रकाशन वर्ष 2002, संपादक रविंद्र कालिया, और मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। फिर देखिए कसौटी पत्रिका 1991 में प्रकाशित हुई थी। नंद किशोर नवल इसके संपादक थे, त्रैमासिक पत्रिका थी और पटना से प्रकाशित होती थी कसौटी पत्रिका। फिर देखिए नोट में क्या लिखा है कि माध्यम जो कि 1964 में प्रकाशित हुई थी, ये एक मासिक या त्रैमासिक पत्रिका के संपादक जो थे वो बालकृष्ण राय थे, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो याद रखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा चूंकि क्या थी? छायावादी काव्य रचना करती थी, तो उसमें क्या होता है? पशु पक्षियों और नेचर के बारे में व्याख्याएं की जाती हैं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। देखिए यहाँ लिखा है छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार जो कि 1972 ईस्वी नामक रेखा चित्र उन्होंने लिखा था, जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निको, रोजी, रानी आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर देखिए वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो वृंद सतसई की विषय वस्तु है नीति। वृंद सतसई रीतिकालीन कवि वृंद के द्वारा रचित एक नीति परक रचना है, जिसमें कि टोटल कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं, ठीक है। फिर देखिए चित्राधार किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की सभी काव्य संग्रह को याद करना है, ठीक है, वो भी क्रम के अनुसार, ठीक है। देखिए सबसे पहले उर्वशी। उर्वशी उनका काव्य संग्रह है 1909 में। वन मिलन भी 1909 में, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सोकोच्छ्वास 1910, वभ्रु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू
1925, लहर 1933, कामायनी 1935। ठीक है। फिर देखिए राम नरेश त्रिपाठी के काव्य संग्रह को देख लीजिए। सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। फिर मुकुटधर पांडे का देख लीजिए, उनके काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम। सबसे पहले आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। फिर है रामेश्वर शुक्ल अंचल के बारे में। ठीक है, इनका कार्यकाल कब कब तथा जन्म इनका हुआ था 1915, मृत्यु हुई थी 1996 में। ठीक है, उनका काव्य संग्रह देखिए मधुलिका। मधुलिका जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है और कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? 1938 में, अपराजिता 1939 में, किरण वेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, वर्षांत के बादल। ठीक है। फिर देखिए भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 1873। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली। फिर लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए लिखा है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो याद रखिए अग्निलीक। अग्निलीक जो है वो राम कथा पर आधारित है। देखिए यहाँ पर काव्य प्रकाशन वर्ष, काव्यकार और विषय वस्तु दिया हुआ है। सबसे पहले अग्निलीक। अग्निलीक के काव्यकार हैं भारत भूषण अग्रवाल और ये राम काव्य है। फिर है आत्मजयी। आत्मजयी 1965 में लिखा गया है। कंवर नारायण जो है ये हो जाएगा कुंवर नारायण, यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, कुंवर नारायण जो है ये उनके द्वारा लिखा गया है आत्मजयी और यह एक प्रबंध काव्य है। फिर है भूमिजा। भूमिजा नागार्जुन की है। रश्मि रथी 1952 में लिखी गई है और रामधारी सिंह दिनकर की है। यह एक खंड काव्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।